नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक आंदोलन के तहत नारीवादी आंदोलन की चर्चा है वो मुख्य रूप से करने वाले हैं। नारीवादी आंदोलन से पर्सन है वो पिछले 4-5 नेट की एग्जाम में और जो स्टेट की एग्जाम है उनमें पूछे जा रहे हैं। पिछली बार जो नेट हुआ था उसमें पूछा गया था, लहर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि मी टू जो आंदोलन है वो किस लहर का है। इससे पहले एमपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था ब्लैक नारीवादी, श्वेत नारीवादी आंदोलन से। और इससे पहले नेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये जो विभिन्न विचारधाराएं हैं इनको सही क्रम में करना है। जैसे ये अलग अलग विचारधाराएं हैं नारीवादी आंदोलन की, तो नंबर 1 सबसे पहले उदारवादी आंदोलन प्रारंभ हुए थे विचारधारा, फिर मार्क्सवादी, फिर रेडिकल, फिर अश्वेत और आजकल उत्तराधुनिक नारीवादी आंदोलन है वो चल रहे हैं। तो ये उनका सही क्रम है। तो आज इस क्लास में हम थोड़ी सी चर्चा है वो सामाजिक आंदोलन पे करेंगे। सामाजिक आंदोलन का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक आंदोलन के प्रकार और सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, यानी सामाजिक आंदोलन है वो क्यों होते हैं, और फिर नारीवादी आंदोलन की प्रमुख लहरें, जो प्रमुख लहर है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और विचारधाराएं कौन कौन सी है उन पे भी चर्चा करेंगे। तो एक नज़र है वो हम सामाजिक आंदोलन पे डाल लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि नारीवादी आंदोलन क्या है। तो सामाजिक आंदोलन से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आंदोलन किसे कहते हैं। आंदोलन किसे कहते हैं? आंदोलन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्रांति आ जाती है। 1857 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, मारपीट, खून खराबा, ये सब समझ में आता है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि आंदोलन किसे कहते हैं, तो वो सारी के सारी यही कहेंगे। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि हरित क्रांति आई थी तब उसमें कौन सा खून खराबा हुआ था, तो सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। और अगर हम आंदोलन की बात करें तो किसी समूह के द्वारा, नंबर 1 किसी समूह के द्वारा विचारधाराओं के आधार पर, नंबर 2 विचारधाराओं के आधार पर, नंबर 3 संगठित होकर समाज में किसी परिवर्तन को लाने के लिए, किसी परिवर्तन को लाने के लिए या फिर उस परिवर्तन को रोकने के लिए जो नियोजित प्रयास किया जाता है उसे हम आंदोलन कहते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई भी, किसी समूह द्वारा, किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा संगठित होकर समाज के अंदर जो परिवर्तन लाना चाहते हैं या फिर किसी परिवर्तन को रोकना चाहते हैं तो उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो इसमें अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो या तो परिवर्तन लाने के लिए होता है या परिवर्तन को रोकने के लिए सामाजिक आंदोलन होते हैं। तो कोई भी आंदोलन होता है उसके प्रत्युत्तर में कोई ना कोई आंदोलन होता है। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ किए थे तो तत्कालीन पंडितों ने उसका विरोध किया था कि ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। जब इन्होंने सती प्रथा को रोका तो पंडितों ने उनका विरोध किया। तो वो विरोध करने वाली बात कौन सी हो गई थी? वो प्रति आंदोलन जिनको कहते हैं, यानी रोकने का प्रयास करना, तो वो भी एक आंदोलन होता है। तो परिवर्तन लाना या रोकना, नंबर 2 संगठन होगा, नंबर 3 विचारधारा। आंदोलन की कोई ना कोई विचारधारा अवश्य होती है। उस विचारधारा से प्रेरित होकर ही लोग आंदोलन को करते हैं। जैसे कि अभी हमारे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, तो भारत के अंदर ज़्यादातर जो किसान आंदोलन है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। किस रहे हैं? मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। और कोई ना कोई आंदोलन के अंदर नेतृत्व होना जरूरी है, नेता होना जरूरी है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता और विचारधारा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। तो महिला आंदोलन में आज हम विचारधारा पे ही चर्चा अभी करने वाले हैं। अब क्या होता है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी है उसका अंतिम लेसन है, उसमें आंदोलन के 2 प्रकार बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, महिला आंदोलन, पर्यावरणवादी आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, तो अलग अलग प्रकार के आंदोलन हैं। लेकिन उसमें एक अलग ही प्रकार का वर्गीकरण किया गया है कि पुराने आंदोलन और दूसरे हैं नए सामाजिक आंदोलन। पुराने आंदोलनों से उनका तात्पर्य है कि जो वर्ग आधारित होते हैं, तो किसान है, श्रमिक है या पूंजीपति है, तो ये वर्ग आधारित जो आंदोलन है ये पुराने आंदोलन की श्रेणी में आते हैं।
ये इनका दायरा है वो सीमित होता है और ये राजनीतिक दबाव के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। जबकि नए आंदोलन है वो क्या है कि सामूहिक होते हैं। क्या होते हैं? सामूहिक होते हैं, विस्तृत होते हैं, बिना किसी दबाव के कार्य करते हैं, ये वर्ग आधारित नहीं होते हैं। तो महिला आंदोलन और जो पर्यावरणीय आंदोलन है, चिपको आंदोलन या एपिको आंदोलन, ये नए श्रेणी के आंदोलन में होते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि आंदोलन है वो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आते हैं, यानी आंदोलन से सामाजिक परिवर्तन होता है। लेकिन सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन है वो सामाजिक आंदोलन नहीं है, यानी आंदोलन से परिवर्तन तो होता है लेकिन परिवर्तन से आंदोलन हो ये जरूरी नहीं है। तो ये सामाजिक आंदोलन की परिभाषा थी, इसकी विशेषताएं थी और ये वर्गीकरण का था। हम इनके सामाजिक आंदोलन के प्रकार और सिद्धांत पढ़ेंगे इस क्लास के अंत में। पहले हम नारीवादी आंदोलन पे चर्चा कर लेते हैं। आज की जो मुख्य क्लास है वो इन्हीं के लिए बनाई गई है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम आ रहे हैं और जो आएंगे उनमें नारीवादी आंदोलनों से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो पहले एक शब्द आता है नारीवाद। नारीवादी आंदोलन है तो पहले चर्चा कर लेते हैं। आंदोलन पे तो हम चर्चा कर चुके हैं कि नारीवादी किसे कहते हैं, नारीवादी किसे कहते हैं, नारीवाद किसे कहते हैं। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंदर, किसी एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकार के समर्थन को नारीवादी कहा जाता है और इस प्रकार के लोगों को नारीवादी कहा जाता है। इस विचारधारा को नारीवाद कहा जाता है, जिसमें इस पुरुषों के समान ही स्त्रियों के अधिकार देने की पैरवी की जाती है। अब एक शब्द और आता है जब हम नारीवादी आंदोलन की चर्चा करते हैं, तो सेक्स और जेंडर, सेक्स और जेंडर। तो जितने ये आंदोलन है वो जेंडर की अवधारणा से प्रेरित है। जितने भी नारीवादी आंदोलन हैं वो किसकी अवधारणा से प्रेरित है? जेंडर की। जेंडर और सेक्स में क्या अंतर होता है कि सेक्स एक जीव वैज्ञानिक अवधारणा है। क्या है? जीव वैज्ञानिक, यानी प्रकृति ने जीव के रूप में पुरुष और महिला को अलग अलग प्रकार से बनाया है, उनकी शारीरिक बनावट अलग अलग प्रकार से है। तो ये इसको हम सेक्स कहते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग हो गया। जेंडर, तो जेंडर क्या है? यह एक समाज वैज्ञानिक अवधारणा है। क्या है? समाज वैज्ञानिक अवधारणा है। जेंडर का तात्पर्य है कि पुरुषों और महिलाओं में जो भेदभाव किया जाता है उसके संदर्भ में इसका विश्लेषण किया जाता है। यानी कि प्रकृति ने तो थोड़ा सा अंतर कर दिया शारीरिक बनावट में, तो उससे का जरूरी नहीं कि फिर समाज भी भेदभाव करे। लेकिन समाज क्या करता है कि स्त्रियों को हमेशा दोयम दर्जे का समझा जाता रहा था। अब तो नहीं जाता है, अब तो बराबर या 1/3 तो कम से कम उनको आरक्षण मिलता ही जा रहा है। लेकिन पहले की ये बात की जा रही है, जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो उदारवादी आंदोलन हुआ था, तो उस समय तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही निम्न स्तरीय थी, दलितों के समान उनकी स्थिति थी। उनको केवल बच्चे पालने और उनके पालन पोषण तक ही सीमित रखा जाता था, उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो महिलाओं को अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज भी हम नहीं कह सकते कि पूर्ण समानता आ गई है। अगर हम उदाहरण ले तो आज भारतीय जो राजनीति है उनमें 5 या 7% महिलाएं हैं। अगर पंचायती राज को छोड़ दें तो अधिकतम 10% से ज़्यादा किसी भी राज्य में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अभी भी समानता के लिए कुछ आगे बढ़ना है। तो नारीवादी है वो जेंडर के कारण मानते हैं कि उनका शोषण है वो हो रहा है। नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं? नारीवाद हो गया, आंदोलन हो गया, तो अब क्या है? तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार या पुरुषों के समान अधिकार के लिए किए गए आंदोलन को नारीवादी आंदोलन की या महिलावादी आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। और नारीवादी आंदोलन की जो शुरुआत है, सबसे पहले नारीवादी आंदोलन की शुरुआत है, उसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वो 1792 के अंदर मेरी वोलेस्टनक्राफ्ट ब्रिटिश है। इन्होंने, इनकी पुस्तक है ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, यानी हिंदी में कहेंगे नारी अधिकारों की प्रमाणिकता से नारीवादी आंदोलन की नींव थी वो पड़ी थी। लेकिन
आप ये सोचते होंगे कि पुस्तक लिख दी और नारीवादी आंदोलन है वो फैल गया, तो ऐसा नहीं होता है। उसका प्रभाव कुछ साल बाद में आता है। तो इनका प्रभाव भी बाद में आया जब दुनिया के अंदर नारीवादी आंदोलन की पहली लहर शुरू हुई। तो ये महत्वपूर्ण है। 1792 के अंदर मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट की रचना ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन से नारीवादी आंदोलन की शुरुआत है वो मानी जाती है। नारीवादी आंदोलन की जो लहर है, उनसे पहले हम इनकी विचारधाराओं पे चर्चा कर लेते हैं। विचारधाराएं और लहर कुछ कुछ समान भी है और कुछ कुछ असमान भी है। अगर हम उदारवादी विचारधारा को कहें तो इसको हम नारीवादी आंदोलन की प्रथम लहर कह सकते हैं। यानी जो प्रथम लहर थी उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी विचारधारा उदारवादी थी। उदारवादी कौन होता है? कि जो बड़े उदार तरीके से अपनी मांगों को रखता है। तो ये पहली लहर थी, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। तो वे अपने कानूनी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का समर्थन करते हैं और वो भी कानूनी तरीके से। तो मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट हो गया, J.S. मील, इनकी पुस्तक थी सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। इन्होंने 1869 के अंदर महिला मताधिकारों का समर्थन किया था ब्रिटेन के अंदर। कहाँ? ब्रिटेन के अंदर, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। इनसे किताबों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो किताबें हमारी दो हो गई और ये दूसरी किताब है सब्जेक्शन ऑफ वीमेंस। तो इसमें J.S. मील ब्रिटिश संसद के अंदर महिला मताधिकारों का समर्थन करते हैं। इनके अलावा बेटी फ्रीडन 1963 में इनकी पुस्तक आई थी फेमिनिन मिस्टिक। फेमिनिन मिस्टिक किसकी है? फेमिनिन मिस्टिक बेटी फ्रीडन की पुस्तक है, जिसमें वो कहती है कि स्त्रियों को आत्मनिर्णय की अधिकार है वो मिलना चाहिए। इनको, बेटी फ्रीडन को महिला मुक्ति की जन्मदाता भी कहा जाता है। महिला मुक्ति की जन्मदाता इनको कहा जाता है। और पेटमैन, कैरोल पेटमैन आदि प्रमुख उदारवादी नारीवादी विचारक हैं। तो उदारवादी विचारधारा आपको समझ में आ गई कि वो अपने सिस्टमेटिक ढंग से अपने राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त करना चाहती है। इसके विरोध में आती है आमूलचूल परिवर्तनवादी या रेडिकलवादी। तो ये इस विचारधारा का जो प्रारंभ हुआ था वो 1960 के दशक में हुआ था। इसको हम जो नारीवादी आंदोलन की द्वितीय लहर थी वो कह सकते हैं। यानी द्वितीय लहर थी, उसकी विचारधारा कौन सी थी? रेडिकलवादी थी, आमूलचूल परिवर्तनवादी वो थे। इनमें दो नाम प्रमुख रूप से है। नंबर 1 फ्रांसीसी लेखिका है सिमोन दे बुआ। सिमोन दे बुआ ये फ्रांस की लेखिका है। इनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स, जिसमें वो कहते हैं कि समाज में स्त्री है वो द्वितीय लिंग का दर्जा है, यानी बराबर का दर्जा नहीं है। पहला पुरुष है, दूसरा लिंग है वो स्त्री है। तो वो कहते हैं कि ये बराबर होना चाहिए। तो द सेकंड सेक्स, सिमोन दे बुआ, इसमें वो एक बात कहते हैं जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है और चर्चा में रहती है कि क्या कहते हैं वो? स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री पैदा नहीं होती है बल्कि उसे बना दिया जाता है। कि स्त्री पैदा नहीं हुई है, उसको बना दिया गया है समाज के द्वारा। तो ये इनका प्रसिद्ध कथन है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता के नाम से। तो ये एक हो गए। और इनके अलावा एक दो नाम और है, वो हम इस द्वितीय लहर को पढ़ेंगे तब करेंगे। इनके अलावा के मिलेट की पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 के अंदर। और फायरस्टोन की पुस्तक है द डायलेटिक्स ऑफ सेक्स 1970 के अंदर। तो ये दोनों और सिमोन दे बुआ प्रमुख रेडिकलवादी नारीवादी विचारक हैं। तो दो विचारधाराएं हो गई अपनी। आगे है मार्क्सवादी विचारधारा। क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा। तो मार्क्सवादी विचारधारा ये इसे समाजवादी विचारधारा भी कहते हैं। तो जब क्रम था ये दूसरे क्रम पे थे, रेडिकलवादी बाद में आए थे।
तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये समान हितों की बात करते हैं। ये है प्रमुख मार्क्सवादी विचारक हैं, मार्क्स के सहयोगी रहे हैं, फ्रेडरिक एंजल्स। इनकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का उद्भव, प्राइवेट प्रॉपर्टी एवं स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एवं स्टेट। तो ये महिलाओं को कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह रखा है पुरुषों ने इस पुस्तक में। तो ये 1884 में, वो 1792 में थी जो उदारवादी आंदोलन था, ये 1884 में आ गए। और जो रेडिकलवादी है वो कब है? 1960 के दशक में। तो ये दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे रेडिकलवादी है। तो ये क्या कहते हैं कि यौन शोषण से भी अधिक खतरनाक है वो नारी शोषण है। क्या है? नारी शोषण है, पूंजीवाद, और इसमें पुरुषों के द्वारा। तो जो यौन शोषण में तो केवल पुरुषों के द्वारा शोषण किया जाता है, जबकि नारी शोषण में पूंजीवादी शोषण तो शामिल है ही है, साथ में पुरुषों के द्वारा भी शोषण किया जाता है, यानी महिलाएं दोहरे रूप में शोषित होती हैं। ऐसा मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है। सिल्ला बोथाथम ने क्या कहा है? पुस्तक है इनकी वीमेन रेजिस्टेंट्स एंड रिवॉल्यूशन में कहा है कि नारी मुक्ति का संघर्ष पूंजीवादी विरोध का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, एक भाग है। यानी नारी मुक्ति आंदोलन है वो पूंजीवादी आंदोलन का एक भाग है। अब एक आता है उत्तर आधुनिकवादी। उत्तर आधुनिकवादी जो कि आजकल चल रहा है, ये 1900, इसकी शुरुआत है वो 1910 में मुख्य रूप से हुई है। वैसे 2010 के रूप में हुई है। वैसे 1990 के दशक में ये प्रारंभ हो गया था उत्तर आधुनिकता की विचारधारा। 2010 या 2010 या 2012 से इसकी हम शुरुआत है वो मान सकते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विशेष लेते हैं कि व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो ये तीसरी लहर के अंदर आता है। अब दो तीन और है। एक है इको फेमिनिज्म क्या है? तो इको फेमिनिज्म यानी पर्यावरणीय महिलावादी। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पर्यावरण संकट और महिलाओं का संकट, यानी महिलाओं के अवमूल्यन में समानता है। दोनों का ही क्या है? शोषण है वो किया जा रहा है। दोनों में वो समान रूप से इसको देखते हैं। फ्रेकोइस डी यूबोन को प्रमुख इको फेमिनिज्म कहा जाता है। भारत के अंदर वंदना शिवा प्रमुख रूप से इको फेमिनिज्म है। शिवा के अनुसार महिलाओं में पृथ्वी के समान ही उत्पन्न करने की सृजनात्मक शक्ति है, कि महिलाओं में ही पृथ्वी के समान जिस प्रकार से सृष्टि की संरचना की गई है, उसी प्रकार से महिला भी सृष्टि की संरचना करती है। तो वंदना शिवा का नाम प्रमुख आ गया। ये भी प्रश्न है वो पूछा गया था एक बार, अभी हमने 5-7 दिन पहले जब टेस्ट हल किया था उसमें नाम आया था। एक है केन्या निवासी बंगारी मथाई। उन्होंने 1977 के अंदर ग्रीन बेल्ट आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? ग्रीन बेल्ट आंदोलन। इसके लिए 2004 में इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला है। शांति का नोबेल प्राइज पर्यावरणविद महिला बंगारी मथाई को 2004 में मिला। ये बात नोट कर लीजिए। इसमें जो आज की जो क्लास है, एक प्रश्न नेट के एग्जाम में मुझे पूरी उम्मीद है पूछा ही जाएगा, हो सकता है 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाए। आगे है काला नारीवाद, ब्लैक फेमिनिज्म क्या है? तो ये महिला असमानता के साथ साथ जो नारीवादी है वो तो केवल लिंग आधारित असमानता पर आधारित आंदोलन है, जबकि ब्लैक तो ये क्या है? प्रजातीय या नस्लवाद दोनों का विरोध करता है। ये दोनों का विरोध करता है,
क्योंकि जो पहला चरण हुआ था, जो नारीवादी आंदोलन का पहला चरण हुआ था, पहली जो लहर थी वो सारी की सारी श्वेत महिलाएं थी, अश्वेत महिलाएं नहीं थी। अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा कि श्वेत महिलाओं को तो उनके अधिकार मिल गए, लेकिन जो अश्वेत महिलाएं हैं उनके साथ आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार है वो किया जाता है। तो ब्लैक यानी नस्ल और नारीवाद यानी लिंग, तो दोनों पर आधारित भेदभाव का ये विरोध करते हैं। एलिस वॉकर इसकी प्रमुख विचारक हैं। इन्होंने कहा कि अश्वेत महिलाओं का शोषण है वो अधिक हुआ है, और ये मुख्य रूप से महिला जो आंदोलन की दूसरी लहर थी उसके अंदर ये उभर कर आया था। इसको इन्होंने नाम दिया, इन्होंने कहा कि फेमिनिज्म से क्या होता है कि फेमिनिज्म से श्वेत महिलाएं हैं उनके अधिकारों से संबंधित आंदोलन की फीलिंग आती है, इसलिए इस आंदोलन को क्या कहना चाहिए, वोमेनिज्म। क्या कहना चाहिए, वोमेनिज्म कहना चाहिए। तो ब्लैक वोमेनिज्म, तो वोमेनिज्म अवधारणा किससे है, नस्लवाद से है, कलर के साथ है इसका संबंध। वुमिनिस्ट, इसको हम हिंदी में कहेंगे वुमिनिस्ट के सिद्धांत, और प्रमुख है एलिस वॉकर। तो ये प्रमुख विचारधाराएं थी। अब हम इनके चरणों पे चर्चा करेंगे। चरण से प्रश्न है वो पूछे हैं, वो आजकल जा रहे हैं। तो वैसे कोई 4 चरण बता रहा है नारीवादी आंदोलन के, कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग इसके चरण बताए हैं। फिर भी मुख्य रूप से 3 चरण हैं, उनकी चर्चा सभी के द्वारा की जाती है। उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, उसमें कोई भी विरोध नहीं है। तो पहला जो चरण था वो 1792 की जो क्राफ्ट की पुस्तक थी उससे प्रेरित था, और इसकी जो काल अवधि थी वो 1850 से 1920 तक मानी जाती है। 1850 से 1920 तक मानी जाती है। इस समय जैसे भारत में आज से 50 साल पहले हुआ करता था ना, वो कंडीशन उस समय अमेरिका की थी। महिलाओं को केवल घर की 4 दीवारी का काम था और बच्चों के पालन पोषण का काम था, वहां तक ही सीमित थी। उनको ना तो संपत्ति में अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था, ना मताधिकार का अधिकार था। तो इसके खिलाफ 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्त्रियों एवं पुरुषों के समान वेतन को लेकर आंदोलन हुआ, और यहां से यह संपूर्ण विश्व में फैल गया। इसी कारण से 8 मार्च को अमेरिका के अंदर तो महिला दिवस मनाया ही जा रहा था। विश्व स्तर पर 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, और 1975 से 1985 का दशक था उसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कहा जाता है, और जो 1975 का वर्ष था उसे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक 1975 से 85, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। तो इसलिए बाद में इसको किया गया था, और यहीं से 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ में महिलाओं पे काफी चर्चा की थी, और उसके बाद में भारत के अंदर भी समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान था वो किया गया था। 1976 के अंदर किया गया था शायद तक। तो इसमें संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय का कोई अधिकार था वो उनको नहीं था। लेकिन इस नारीवादी आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वो क्या थी, और भी मांगे थी, तो एक मांग मुख्य होती है। जैसे कि अभी हमने किसान आंदोलन देखा, मैं तो एक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहा था, और कॉलेज के टाइम कई आंदोलन में थोड़ा बहुत भाग भी लिया था। तो उसकी कोई ना कोई मुख्य मांग होती है, और उसके साथ कोई ना कोई मांग है वो और अटका दी जाती है। तो क्या होती है, सरकार को भी पता, उनको भी पता होता है कि हो सकता है मुख्य मांग ना मानी जाए, तो साथ वाली मांग है वो मांग ली जाए। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारे जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें 5 या 6 मांग रखी गई थी। तो सरकार ने 1-2 मांग को छोड़कर बाकी मांग है वो स्वीकार कर ली थी,
और बाद में तो सारी की सारी मांगे हैं वो स्वीकार कर ली थी। तो ये होते हैं कि उसके साथ तो उनका मुख्य मांग क्या था? मताधिकार था। मतदान करने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। अमेरिका कब आजाद हुआ था? अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1700 कब हुआ था? 1779 में हुआ था शायद, तक मुझे याद आ रहा है जहां तक, तब आजाद हुआ था। लेकिन उनको जो मताधिकार था, जो इस प्रथम चरण के आंदोलन की मुख्य मांग थी, वो मिला था बाद में 26 अगस्त 1920 को। 26 अगस्त 1920 को, इतने सालों बाद अमेरिका जो अपने आप को महिला अधिकारों का और मानवाधिकारों का कहता है कि मैं वो हेड हूं उसने इतने सालों बाद जाकर महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था। उससे पहले तो न्यूजीलैंड ने 1893 में ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था, और ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। और 1927 के अंदर ब्रिटेन के अंदर महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। तो ये प्रथम लहर है, इसकी मांग ये थी, और मुख्य मांग मताधिकार की थी। 1920 में ये मांग मान ली गई, और प्रथम लहर है वो 1920 में समाप्त मान ली गई। अब क्या होता है कि 1920 में मांग तो मान ली गई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में फिर विश्व में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा था। फिर द्वितीय विश्व वर्ल्ड वार हो गया था, फिर दुनिया के देशों को आज़ादी मिलना शुरू हुई थी। तो उस समय कोई विशेष नारीवादी आंदोलन उभर कर नहीं आया था। जो नारीवादी आंदोलन की दूसरी लहर थी, उसकी शुरुआत 60 के दशक में माना जाता है। 60 के दशक में, और ये मुख्य रूप से रेडिकलवादी आंदोलन था। तो हमने चर्चा की थी ना, रेडिकलवादी बनाम द्वितीय लहर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो द्वितीय चरण में थे वो सारे के सारे रेडिकलवादी थे। हो सकता है उनमें कुछ उदारवादी भी हो, और उदारवादी आंदोलन में कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उदारवादी, हो सकता है कोई रेडिकलवादी हो प्रथम लहर के अंदर भी। तो ये क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही मार्मिक आंदोलन है द्वितीय लहर रेडिकलवादी। और इसने, मैं कोई यहाँ टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन ये क्या है कि पितृसत्ता और नारी प्रतीकों को उखाड़ फेंकने की पैरवी कर रहा था। ये जो भी नारी है, वैसे तो प्रकृति ने जब समान दे दिया है, लेकिन क्या करते हैं, नारी के अंदर बड़ा ही विचित्र स्थिति पैदा कर दी जाती है। पता नहीं ये समाज के द्वारा कब से की गई है कि उनको घूंघट में रखना, कान, बाल, नाक, बड़ी बड़ी चुटिया बना के रखना, यानी उनको अलग ही नेचर के अंदर ढाल दिया। तो ये प्राकृतिक तो नहीं है, ठीक है, शारीरिक बनावट है वो प्राकृतिक है, लेकिन ये तो बनावट नहीं है कि जो महिला है वो चोटी रखेगी। पुरुष भी रख सकते हैं, पुरुष तो एक भी नहीं रखते हैं। महिला घूंघट रखती है, पुरुष भी रख सकते हैं, लेकिन एक भी नहीं रखता है। कान और नाक के अंदर बाले और कान बालियां है, ये तो महिला रखती है, पुरुष नहीं रखते हैं। तो सौंदर्य के नाम पे अनेक चीज़ें इन पे जो महिला का प्रतीक बन चुकी थी। तो इस द्वितीय लहर के अंदर उन प्रतीकों को उखाड़ फेंकने की पैरवी की। भी पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, महिलाएं बिल्कुल पुरुष की तरह ही रहेगी। तो इसका एक कथन आता है कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है। तो इसमें सिमोन दे बुआ प्रमुख विचारक माने जाते हैं रेडिकलवादी। और दूसरा नंबर आता है, एक कथन आता है कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है। इस कथन का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ ये लिया जाता है कि जो महिलाओं की व्यक्तिगत समस्या है उसका कारण राजनीतिक है। अगर राजनीतिक महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को हल नहीं कर सकती तो राजनीति को भी छोड़ दो, पुरुषों को छोड़ दो। तो इस प्रकार की ये रेडिकलवादी विचारधारा है वो करती है। तो ये स्त्रियों पर पुरुषों के प्रभुत्व का विरोध करती है और उसे चुनौती देती है कि नहीं, हम आज के बाद पुरुषों का जो प्रभुत्व है उसको स्वीकार नहीं करेंगे।
तो वो सजने संवरने को तो त्यागती है ही है, साथ में कहती है कि नहीं, हमें पुरुषों की कोई जरूरत नहीं है। यहां विवाह करें या ना करें वो उनकी चॉइस है, बच्चे पैदा करें या ना करें वो उनकी चॉइस है। तो ये रेडिकलवादी विचारधारा है और ये अतिवादी भी हो जाती है, कहीं कहीं अतिवादी भी हो जाती है। ये कहते हैं कि स्त्रियों के साथ विवाह कर ले, पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वजह से कुछ लोग हैं वो इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ये प्राचीन व्यवस्था को समाप्त कर, जो कि पुरुष प्रभुत्वशाली है, उसके स्थान पे नए संस्कार और नए मूल्यों का सर्जन करती है। एलिस वॉकर, बुआ सिमोन द बुआ, के मिलेट, फायरस्टोन प्रमुख रेडिकलवादी नारीवादी आंदोलन विचारक हैं। द्वितीय लहर में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। तीसरी लहर की शुरुआत है वो 1990 के दशक में होती है। रेबेका वोकर, शैनन लिस, ये दो प्रमुख इनकी प्रारंभिक विचारक हैं। और ये एलिस वॉकर जो कि ब्लैक फेमिनिज्म और द्वितीय लहर की प्रमुख विचारक है, उनकी बेटी है रेबेका वोकर। तो ये जो तीसरी लहर है वो उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद से संबंधित है। उत्तर संरचनावादी विचारधाराओं का चिंतन का से अत्यधिक प्रभावित है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मुख्य बल देती है। अब इसमें क्या होता है कि जो आंदोलन है वो अलग अलग चरणों में चला जाता है। ये यहाँ पे कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही खुद है, महिला या हो पुरुष हो, ये जो उत्तराधुनिकता यही कहता है। तो ये लहर क्या कहती है कि महिला को अधिकार है कि वो अविवाहित रहे, लेस्बियन के रूप में रहे, यानी खुद उसको निर्णय करना है, कोई दूसरा उसको नहीं कह सकता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है। तो इसको कहते हैं माई चॉइस। क्या कहते हैं? माई चॉइस। अभी अपने भारत के अंदर भी एक कैंपेन शुरू हुआ था माई चॉइस के नाम से। जो बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं उन्होंने ये कैंपेन चलाया था कि मैं स्वतंत्र रहूं, जीरो फिगर रखूं, मोटी रहूं, सजूं ना संवरूं, ये मेरा अधिकार है, ये माई चॉइस है। महिला उपभोग की वस्तु नहीं है, महिला उपभोग की वस्तु नहीं है। तो ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रबल पक्षधर है, वो तीसरी लहर है। 1990 के दशक में ये प्रारंभ होती है। भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत के अंदर शर्मिला रेगे, नीरा देसाई और बीना अग्रवाल प्रमुख नारीवादी विचारक हैं। तो शर्मिला रेगन है वो दलित नारीवादी विचारक मानी जाती है। 1906 में राइटिंग कास्ट ओब्लिक राइटिंग जेंडर नेरेटिव दलित वुमेन टेस्टिकोनियल्स, यानी जो दलित महिलाएं वो भी ब्लैक महिलाओं की तरह ही दोहरे रूप से क्या है, शोषित है। पहले तो जो पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके द्वारा उनका शोषण होता है, फिर वो अपने पति के द्वारा यानी पुरुषों के द्वारा शोषित होती है। इनकी दूसरी पुस्तक है अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु। तो ये तीसरी लहर है। अब यहां थोड़ा सा डाउट है, जो अभी हमने एक नेट का जो एग्जाम देखा था उसमें आया था कि जो मी टू अभियान है वो कौन सी लहर का अभियान है, कौन सी लहर है नारीवादी आंदोलन की। तो उसमें दिया गया था फिफ्थ लहर। अब देखो बहुत सारे नारीवादी आंदोलन है कि तीन जो लहरें थी उनसे तो सारे के सारे सहमत थे। चौथी लहर, पांचवी लहर, इनसे कुछ सामाजिक विचारक सहमत हैं, कुछ नहीं हैं। अब क्या होता है कि ये जो पेपर बनाते हैं नेट का, ये बहुत हाई लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं वो बना रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने किसी थिंकर को पढ़ा और उसमें से चुना और पेपर बना दिया। हो सकता है कि दूसरा समाजशास्त्री उससे सहमत हो या ना हो। तो ये जो मी टू आंदोलन है
वो उसमें 5th बताया गया था। मुझे नहीं पता बाद में डिलीट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है किसी एक दो थिंकर ने कहा होगा कि चौथी लहर के बाद में ये 5वीं लहर है वो चल रही है, लेकिन इस पे अभी कोई सर्वसहमति नहीं है। जो ये मीटू आंदोलन है उसको चौथी लहर के रूप में देखा जाता है। 2012 के आसपास हुई थी, जब महिलाएं अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न हुए थे, उनके खिलाफ परखर खुलकर मीडिया के सामने आई और अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय की मांग उन्होंने की। ये अमेरिका या वेस्टर्न देशों में शुरू हुआ था और बाद में भारत में भी आया था। भारत में एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, उन्होंने नाना पाटेकर पर इस आंदोलन के तहत आरोप लगाए थे और उसके बाद में और बहुत सारी महिलाएं सामने आई कि हमारे साथ भी मीटू यानी मेरे साथ भी इस प्रकार की यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं वो हुई है। और बॉलीवुड के अंदर तो ये देखा ही जाता है, जिसमें कई बार आरोप भी लगते हैं कि बाहर से इस प्रकार की महिलाएं जाती है तो उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हैं वो आम बात है। उसको बहुत सारे महिलाएं हैं, अभिनेत्रियां हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है। और इसी के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न है उसको भी रखा जाता है। और 1913 के अंदर, इसी लहर के बाद 1913 के अंदर भारत के अंदर एक कानून बना महिलाओं से संबंधित। कौन सा कानून बना था? महिलाओं के खिलाफ, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न। ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी, विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन, जिसको पूरा करने के लिए ये कानून बना था, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। विशाखा एक एनजीओ है जिसने राजस्थान के अजमेर के अंदर 1995 या 93 के अंदर एक महिला के खिलाफ गैंगरेप की घटना हुई थी, उसका विरोध किया था किसी महिला ने, तो उसको भी अत्याचार पूर्वक मार दिया गया। तो उसकी बात को रखे विशाखा एक एनजीओ है, उसने सुप्रीम कोर्ट में मांग रखी थी। तो ये हमारी प्रमुख लहरें हो गई। कुछ और है, न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स घोषणा पत्र महत्वपूर्ण है। 1969 में ये शायद लेस्बियन से जो समुदाय है उससे संबंधित है। जी ग्रीर द फीमेल यूंच इनकी पुस्तक है, 1970 के अंदर ये लिखी गई थी, द फीमेल लूंच। मिचेल की है वुमन स्टेट द लॉन्गेस्ट रिवॉल्यूशन। और बी हुक्स की पुस्तक है फेमिनिस्ट थियरी, फेमिनिस्ट थियरी 1984 के अंदर ये पुस्तक है वो लिखी गई है। तो ये पुस्तकें भी, तो आपने देखा होगा हमने कम से कम लगभग 12 या 13 पुस्तकें यहाँ पे चर्चा की है। तो ये पुस्तकों के नाम आपको पता होना चाहिए, इनसे भी प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मैं कह रहा हूँ कि नेट के अंदर पूछा ही जा रहा है कई सालों से, तो ये टॉपिक हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको नोट करके रखना है। तो ये तो हो गई महिलावादी आंदोलन की। अब है कि भारत में महिलावादी आंदोलन हुआ या नहीं हुआ। तो भारत में जो वैश्विक महिला वादी आंदोलन है उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, और ना ही भारत के अंदर महिलावादी आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आए हैं। फिर भी अगर हम इसको बात करें तो इसको भी कई चरणों में कहते हैं। पहला जो चरण है वो बताते हैं कि 1915 के अंदर हुआ, तो उसमें कम से कम ये मान के चल सकते हैं कि पुरुष थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ, फिर दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया महिलाओं के लिए। तो जो कानूनी रूप से पुनर्विवाह की बात है, सती प्रथा को रोकने की बात है, या और कोई बातें हैं, बाल विवाह की बातें हैं, हरविलास शारदा वाला एक्ट था। तो ये जो आंदोलन थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये पहले चरण के आंदोलन माने जाते हैं। दूसरा चरण है वो 1915 के बाद में प्रारंभ होता है, जिसमें श्रमिक आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और इस दौरान कुछ महिला संगठन भी बने थे, जैसे कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन, विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 के अंदर। इनकी शॉर्ट फॉर्म है वो पूछी जा सकती है, विमेंस WIA, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस AIWC, इसकी स्थापना हुई थी
1927 के अंदर, तो ये दूसरी लहर के अंदर ये माना जाता है। और तीसरी जो लहर है वो आज़ादी के बाद मानी जाती है। मुख्य रूप से 1970 के दशक में जो विश्व के दौरान रेडिकलवादी आंदोलन हो रहे थे, उनमें भी भारतीय महिला आंदोलन कुछ प्रारंभ हुए थे। इस दौरान ही भारत में भी महिलाओं को समान वेतन और समान अधिकार, उनके जो प्रसूति अवकाश है उन पर, यानी इस दौरान काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए संवैधानिक तौर पे प्रावधान थे वो किए गए थे। इसमें नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में भी शामिल है। तो ये अपना महिलावादी आंदोलन है। अब हम सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत और इसके प्रकार पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो मैंने उठाया है वो कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी से उठाया है। तो जिसके अगर किसी के सामाजिक आंदोलन टॉपिक है, जैसे कि एमपी टेट में, किस में है, एमपी टेट में सामाजिक आंदोलन का टॉपिक है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आंदोलन क्यों होते हैं? एक है सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। महिलाओं ने आंदोलन क्यों किया? कि वो पुरुषों से वंचित महसूस कर रही थी, यानी सापेक्ष रूप से वंचित महसूस कर रही थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। स्टाउफर, नाम याद आया स्टाउफर से कुछ? स्टाउफर ने सापेक्षिक वंचन के आधार पर संदर्भ समूह की बात की थी, शायद 1949 के अंदर, शायद तक 1949 के अंदर इनकी पुस्तक थी द अमेरिकन सोल्जर्स, द अमेरिकन सोल्जर्स। तो इन्होंने कहा कि जब सापेक्षित रूप से कोई वंचित महसूस करता है, यानी अपने आसपास के समूह में वो खराब स्थिति में पाता है, तो वो क्या करता है? आंदोलन करता है। लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है कि जब सापेक्षिक वंचन महसूस करता है उसके बाद भी आंदोलन नहीं होते हैं। जैसे भारत की बात है, तो भारत में अभी तक कोई महिलावादी आंदोलन है वो विशेष रूप से प्रबल नहीं है। एक है विवेकी सिद्धांत। क्या है विवेकी सिद्धांत? ये मनकर ओल्सन ने दिया। किसने दिया? मनकर ओल्सन ने। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक क्रिया। तो इसमें वो कहते हैं कि तभी लोग भाग लेते हैं आंदोलन में जब उनका जोखिम कम हो जाता है, विवेक काम करता है उनका। वो सोचते हैं कि लाखों की भीड़ है, किसी को क्या पता चलेगा कि मैं कौन हूं, और इस प्रकार के विवेक से वो आंदोलन में भाग लेते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि आपका नाम आएगा तो वो कभी नहीं जाएगा। तो ये विवेकी सिद्धांत है, ओल्सन ने दिया था लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के अंदर। आगे संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत, ये मैकार्थी एवं जेल्ड ने दिया। और ओल्सन के सिद्धांत की क्या उन्होंने कहा कि जब संसाधन होते हैं, नेतृत्व है, संगठन, संचार जैसे संसाधन होते हैं, तब आंदोलन होते हैं। जैसे अभी हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा कि जब एक कॉल पे बहुत सारे लगभग उत्तरी भारत के किसान है वो वहां पर पहुंच गए, तो ये किससे हुआ? ये संसाधनों की गतिशीलता से हुआ। किससे हुआ? गतिशीलता के कारण ये संभव हुआ। आगे है तनाव सिद्धांत। तनाव सिद्धांत स्मेल्सर का है, 1962 में दिया। ये संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण अपनाता है और ये कहता है कि समाज की संरचना के अंदर ही व्यक्ति जब तनाव आ जाता है, यानी अनोमी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। स्मेलर ने ये कहा है। पुनर्निर्माण सिद्धांत, ये वालेस ने 1956 में दिया। इसके 4 चरण बताए थे कि किसी सामाजिक व्यवस्था पहले बनती है, फिर उसमें तनाव आता है, फिर उसका विघटन होता है और फिर पुनर्निर्माण होता है। 4 चरण कौन कौन से हो गए? पहले बनना, फिर तनाव आना, फिर विघटित होना, फिर दोबारा उसका निर्माण होना। तो MS राव ने सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत को सबसे उपयुक्त सिद्धांत है वो माना है। अब आगे है सामाजिक आंदोलन के प्रकार। क्या है? सामाजिक आंदोलन के प्रकार, यानी सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, उद्योगपति आंदोलन, फलाना संघ आंदोलन, बहुत प्रकार है। लेकिन कक्षा 12 की एनसीईआरटी में 3 प्रकार के आंदोलन की चर्चा है वो की गई है और ये हमारा लास्ट पीपीटी है। तो अगर हम इनकी बात करें आंदोलन के प्रकार की, तो पहला है प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन। प्रतिदिनात्मक यानी निदान करना, किसी समस्या का समाधान करना। तो ये उदाहरण इसका है कि केरल के जो इजहावा समुदाय के अंदर नारायण गुरु ने जो आंदोलन किया था सामाजिक प्रथाओं को परिवर्तित करने के लिए। तो जो सामाजिक
जो अपना ब्रह्म समाज आंदोलन है, आर्य समाज आंदोलन है, प्रार्थना समाज है, ये सारे के सारे प्रतिदानात्मक कानून के अंतर्गत आते हैं। एक है सुधारवादी आंदोलन, व्यवस्था के अंदर सुधार करना, व्यवस्था के अंदर सुधार करना, जैसे कि ये अपना हो गया सूचना का जो अधिकार है ये। और फिर है क्रांतिकारी या सामाजिक आंदोलन। तो क्रांतिकारी तो यानी ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। किससे है? मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है कि अचानक ही सब कुछ उथल पुथल कर दो, रेडिकलवादी यानी सब कुछ समाप्त कर दो, व्यवस्था कर दो। रूस की क्रांति में एक दिन के अंदर ही रूस के जार को हटा दिया। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ कि फ्रांस के जो लुई 16वां राजा था उसको हटा दिया। तो रेडिकलवादी एक दिन के अंदर ही सब कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकार थे। तो आज की क्लास है वो हमारी समाप्त होती है। आप लोगों का जो प्रेम है वो मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं। अभी काफ़ी टाइम इसको देना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहे, प्रेम भाव से मुझे मोटिवेट करते रहे, क्योंकि बगैर प्रेरणा के कोई भी कार्य नहीं होता है। मोटिवेशन जरूरी होता है, बगैर मोटिवेशन के कुछ भी नहीं होता है। आपके पीछे आप मेहनत कर रहे हो, मोटिवेशन क्या है कि आपको जॉब लगनी है। अगर ये आपका जॉब लगने का सपना नहीं होता ना, मोटिवेशन नहीं होता ना, तो कोई मेहनत नहीं करता है। तो मोटिवेशन जरूरी है, और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वो होता है जो अपने आप से निकलता है, स्वप्रेरित, स्वप्रेरणा। खुद से मोटिवेशन अगर मिले तो वो सबसे अच्छा मोटिवेशन माना जाता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, मोटिवेशन आपका अगर स्वप्रेरित होकर मेहनत करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्राप्त करने से कुछ भी रोक नहीं सकती है। बे अभी जब पीछे कल हम यूजीसी नेट का जो पेपर देख रहे तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर है, लेकिन अगर मैं अभी उसके अनुकूल मेहनत करूँगा तो ये पेपर मुझे बिल्कुल ईजी लगने लग जाएगा। तो पहले जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कितना मुश्किल होता है और बाद में कितना आसान हो जाता है। तो मोटिवेशन ज़रूरी है। आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। इससे आप प्रेरित होकर और अधिक मेहनत करेंगे। तो ये बात सब पे लागू होती है। तो जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। गीता में यही तो कहा है ना कि जैसा और जितना कर्म करेंगे वैसा और उतना फल अवश्य मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से मुझे सुना। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपकी कोई डिमांड है या कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। टेलीग्राम और प्ले स्टोर के ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको कुछ कंटेंट और वीडियो या कोई भी जो सूचना होगी वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।